Welcome to all in Pharma A class. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to discuss about role of major physiological cation and anions. लास्ट लेक्चर में जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स. So electrolytes are such substance which are carry electrical charges, या ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैरी करते हैं. और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये बॉडी में भी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं फंक्शन बॉडी की फंक्शनिंग में. सो सच इलेक्ट्रोलाइट्स इज आल्सो कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल आयंस और फिजियोलॉजिकल कैटायंस और एनायंस. कैटायंस मीन्स दे कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एनायंस मीन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज. तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम यही बात करने वाले कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है या इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है या जब मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस है इनका बॉडी में रोल क्या रहता है या बॉडी में इनका क्या फंक्शंस रहता है. तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमने एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की थी, जैसे इसके एग्जाम्पल थे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम आयन. दीज आर ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स और इन्हीं के बॉडी के फंक्शन क्या, बॉडी में क्या रोल रहता है, इन्हीं के हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले हम बात करते हैं सोडियम आयन की. तो सोडियम आयन का जो मेजर फंक्शन रहता है बॉडी में वो रहता है एसिड बेस बैलेंस. जैसे कि बॉडी में एसिड बेस एक इक्विलिब्रियम में रहता है, बैलेंस रहता है और ये बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है. अगर ये बॉडी में अगर एसिड बेस बैलेंस अगर ये डिस्टर्ब होता है तो बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. तो इन्हीं को मेंटेन करने का रोल रहता है सोडियम आयंस का. सोडियम आयन आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर बैलेंस. बॉडी में जो वाटर का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन रखता है सोडियम आयन. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है ऑस्मोटिक बैलेंस. ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब कि ये ऑस्मोटिक जो बॉडी का एनवायरनमेंट रहता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है उसको ये मेंटेन करके चलता है, जिसके कारण सेल में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और कई एक्टिविटीज़ होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स. तो वो ऑस्मोटिक बैलेंस को सोडियम आयन मेंटेन रखता है. नेक्स्ट होता है मसल इरिटेबिलिटी. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सोडियम आयन का. इसके अलावा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, जो न्यूरॉन का जो ट्रांसमिशन होता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, उसमें भी सोडियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है. अब बात करते हैं इनकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड ए डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशंस. तो अगर सोडियम आयन की डिफिशियंसी हो जाए तो होता है डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस. डिहाइड्रेशन का मतलब एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है. और एसिडोसिस मतलब कि जो ब्लड का जो पीएच है वो हम एसिडिक साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्लड जो है एक्ट करता है एज अ बफर, जिसका जो पीएच होता है वो होता है 7.2 टू 7.4 के बीच में एक रेंज होती है ब्लड के पीएच की. तो ये अगर पीएच अगर एसिडिक साइड में शिफ्ट हो जाए, मतलब 7.2 से कम हो जाए या 7 से कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड एसिडोसिस. और अगर ये पीएच 7.4, 7.5, 7.6 से अगर ज़्यादा हो जाए, ये एल्कलाइन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज एल्कलोसिस. तो सोडियम आयन की डिफिशियंसी से होता है एसिडोसिस. नेक्स्ट एक्सेस, अगर सोडियम आयन की अगर क्वांटिटी या जो कंसंट्रेशन है अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उससे होता है एडिमा, ठीक है. नेक्स्ट है हाइपरटेंशन. एडिमा का मीनिंग होता है कि बॉडी की जो कुछ टिश्यूज होती है ऑर्गन में, वहाँ पर क्या होगा, वाटर का जो है डिपोजिशन हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज एडिमा. और हाइपरटेंशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए सर्टेन अमाउंट से या सर्टेन लिमिट से इंक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन. तो एडिमा और हाइपरटेंशन ये सोडियम आयन के एक्सेस के कारण होगा. और सोडियम आयन की जब डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो होगा डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस. आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आयन की, दैट इज क्लोराइड आयन. तो क्लोराइड आयन का भी जो मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन रहता है वो है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखना. जो भी बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखता है, जैसे सोडियम आयन भी मेंटेन रखता है और क्लोराइड आयन भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में. नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस. ये एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, बैलेंस करता है ये क्लोराइड आयन. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टमक में HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिसका जो मेजर रोल रहता है वो रहता है बैक्टीरिया को किल करना और स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक करना और पेप्सिन जो एनवायरनमेंट को कन्वर्ट करना पेप्सिन में. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर्मेशन के लिए क्लोराइड आयन की रिक्वायरमेंट होती है. ये क्लोराइड आयन H+ आयन से या प्रोटॉन से रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोराइड आयन. और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से होता है हाइपोक्लोरिनेमिक एल्कलोसिस. दैट्स मीन जो
ब्लड का जो पीएच है वो क्या होगा, थोड़ा अल्कलाइन साइड की ओर शिफ्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरेमिक। हाइपो मतलब कम होना, क्लोरेमिक मतलब क्लोरीन कम होना। तो क्लोरीन की कमी से ब्लड का पीएच अल्कलाइन होना, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस, जिससे होगी वॉमिटिंग। नेक्स्ट है कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन का क्या मेजर फंक्शन रहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका मेजर फंक्शन रहता है बोन और टीथ का डेवलपमेंट। आप सभी को मालूम है कि बोन और टीथ के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है, और कैल्शियम आयन का डिपोजिशन कराता है विटामिन डी, जिसका सोर्स होता है सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंट में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, और वो विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम का डिपोजिशन बोन में और टीथ में। तो बोन में जैसे कैल्शियम का डिपॉजिट बढ़ते आएगा, वैसे वैसे क्या होगी, बोन की हार्डनेस भी इंक्रीज होती जाती है। तो ये बोन और टीथ के डेवलपमेंट में कैल्शियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में भी जैसे चोट लग जाती है, ब्लड निकलता है, जिसको कहते हैं हिमोरेज, तो उस कंडीशन में जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है उसमें कैल्शियम आयन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट नर्व और इम्पल्स फंक्शनिंग, जो नर्व ट्रांसमिशन होता है या मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें भी कैल्शियम आयन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इसकी जो डिफिशियंसी जो होता है रिकेट्शिया और ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्शिया मतलब ये सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, अगर बोन अगर सॉफ्ट हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज रिकेट्शिया। जैसे कैल्शियम आयन का डिपोजिशन, कैल्शियम का डिपोजिशन बोन में नहीं होगा तो बोन की हार्डनेस नहीं रहेगी, अगर हार्डनेस रहेगी तो बोन हो जाएगी सॉफ्ट, उस कंडीशन को बोलते हैं रिकेट्शिया। और जब ये डिफिशियंसी और ज़्यादा बढ़ती जाती है कैल्शियम की तो हो जाता है, तो बोन में पोर्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। ये वर्ड आया बोन में पोर्स होना, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये मेजर डिसऑर्डर है जो कि कैल्शियम आयन की डिफिशियंसी से हो जाते हैं, रिकेट्शिया और ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयन की। बाइकार्बोनेट आयन भी एक फिजियोलॉजिकल आयन है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये इसका जो मेजर रोल रहता है वो रहता है बफर सिस्टम में, जो कि ब्लड का या बॉडी का जो बफर सिस्टम है उसको मेंटेन रखता है बाइकार्बोनेट आयन, और एसिड बेस बैलेंस को भी इसके साथ ही ये मेंटेन रखता है। इसकी डिफिशियंसी जो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस अगेन जैसे किसी भी सिस्टम का जो पीएच है वो एसिडिक साइड की ओर मूव होना, दैट इज कॉल्ड एज एसिडोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेशियम आयन की। पोटेशियम आयन जैसे पॉजिटिव चार्ज है कैटायंस होती है। इसकी बात करते हैं इसका क्या रोल रहता है बॉडी में। इसका मेजर रोल रहता है बफर कंपोनेंट, ये भी बॉडी का बफर सिस्टम को मेंटेन रखता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है पोटेशियम आयन। और पोटेशियम आयन के लगभग रोल वही रहते हैं जो कि सोडियम आयन के रहते हैं। तो पोटेशियम आयन के जो रोल वही रहने वाले जो कि सोडियम आयन के रहते हैं। जैसे कि वाटर बैलेंस जो सोडियम आयन मेंटेन रखता है वही वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है पोटेशियम आयन। ऑस्मोटिक बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेशियम आयन। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, इसकी डिफिशियंसी होता है एसिडोसिस और रीनल डैमेज, किडनी डैमेज तक हो सकती है पोटेशियम आयन की अगर डिफिशियंसी हो जाए, ज़्यादा कमी हो जाए बॉडी में तो एसिडोसिस और रीनल डैमेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फेट आयन की। फॉस्फेट आयन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बॉडी में। ये कॉन्स्टिट्यूट रहता है टूथ और बोन का, जो बोन और टूथ का कॉन्स्टिट्यूट रहता है। जैसे कि कैल्शियम आयन बोन को हार्ड बनाता है, वैसे उसका कॉन्स्टिट्यूट रहता है पोटेशियम आयन। और ATP, जैसे ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में भी फॉस्फेट आयन रहती है। तो ATP आप सभी को मालूम है, ATP जो है ATP मतलब कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के पैकेज है जिसको हम बोलते हैं कि ये एक तरह के जिससे एनर्जी रिलीज करती है ATP के फॉर्म में, ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये जो हमें एनर्जी मिलती है वो ATP के फॉर्म में मिलती है, और ATP के लिए बहुत जरूरी होती है फॉस्फेट आयन। अगर फॉस्फेट आयन नहीं होगा तो ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी कॉन्स्टिट्यूट रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि सेल के जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन रहता है इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए फॉस्फेट आयन रिक्वायर्ड होती है। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमेलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, ठीक है। जो एडल्ट में जब बोन सॉफ्ट होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। लास्ट जो आयन है वो है मैग्नीशियम आयन। अब मैग्नीशियम आयन की क्या रोल है वो हम यहाँ समझते हैं। ये कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर मतलब कि ये ऐसे आयन्स होती है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आप सभी जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम्स जो कि एक्टिविटी के लिए भी कुछ आयन्स जरूरी होती है, उनमें से एक होती है मैग्नीशियम आयन्स। तो ये एक्ट करती है एज अ कोफैक्टर। सेकंड मैग्नीशियम आयन का जो रोल रहता है वो रहता है न्यूरल ट्रांसमिशन, ठीक है, जो कि न्यूरॉन से जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए भी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल फंक्शन। मायोकार्डियम मतलब कि हार्ट की जो मसल्स रहती है दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। अब हार्ट की मसल के जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये जो उसका फंक्शनिंग होता है उस फंक्शनिंग में रोल रहता है मैग्नीशियम आयन का।
नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, जो कि मसल्स एक्टिविटी होती है, जो न्यूरॉन से जो इम्पल्स ट्रांसमिशन के थ्रू एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। तो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी में भी मैग्नीशियम आयन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब हम समझते हैं कि अगर मैग्नीशियम आयन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इससे होता है वीकनेस, बॉडी में वीकनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, टेटेनी होगी और कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया का मीनिंग ये होता है कि जो हार्ट की जो रिदम होती है वो रिदम अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक एरिथमिया। तो कार्डियक एरिथमिया मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो था ऑल अबाउट रोल ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल कैटायंस एंड एनायंस। आई होप ये वीडियो में आपको सारे कैटायंस और एनायंस का रोल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।